विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के लिए क्षितिज पुस्तक से गद्य खंड की कहानी नेताजी का चश्मा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेताजी का चश्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्ति कहानी है। सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक के बारे का परिचय जानेंगे। इस कहानी को लिखने वाले कथाकार स्वयं प्रकाश जी हैं। इनका जन्म 1947 में इंदौर शहर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई विज्ञान विषय से की, मगर हिंदी साहित्य और कथा साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण से इन्होंने हिंदी में कहानियाँ लिखी। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और कहानी के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के कारण से इनको राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान ये प्राप्त हो चुके हैं। देशभक्ति इस कहानी के आरंभ में स्वयं प्रकाश जी ने देशभक्ति किसे कहते हैं इस बात को परिभाषित किया है। इन्होंने बताया है कि देश केवल ज़मीन के टुकड़े को नहीं कहते हैं। देश में रहने वाले सभी लोग, सभी नागरिक, देश की सभी नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, इन सब से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। देशभक्ति एक भाव है। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन के माध्यम से कथाकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से देशभक्ति का कार्य करता है, देशभक्ति का योगदान देता है। इस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण जो भी बात आएंगी उसके अंडरलाइन की जाएगी, बताया जाएगा और जितने भी प्रश्नों के उत्तर होंगे वो साथ के साथ बताएंगे, तो आप इनको नोट करते रहेंगे। कहानी की शुरुआत इस प्रकार से है कि हालदार साहब, जो कथाकार स्वयं हैं, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, यानी ऐसे सिनेमा घर जिन पे छत नहीं थी। उस कस्बे में एक नगरपालिका थी और नगरपालिका समय समय पर कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि नगरपालिका क्या क्या कार्य करवाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है। इस आधार पर आप लिख सकते हैं कि नगरपालिका के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। और नगरपालिका नगर में होती है, गांव में ग्राम पंचायत होती है और नगर में नगरपालिका। और ये कस्बा जो होता है गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है। इसी नगरपालिका के एक उत्साही बोर्ड या एक प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा पोहा और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो नगर पालिका का कोई अधिकारी है, उसका बोर्ड का समय समाप्त होने वाला था। नगर पालिका 5 साल के लिए इसका चुनाव होता है और शायद वो समय उनका समाप्त होने वाला रहा होगा। तो नगर पालिका ने ये तय किया था कि हम शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित करेंगे। तो
या तो उस क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा कलाकार नहीं रहा होगा, या अच्छी मूर्ति के लिए जितने बजट जितने पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसे नहीं रहे होंगे। तो नगर पालिका के लोगों ने ये निश्चित किया कि स्थानीय यानी लोकल अपने कोई यहाँ का ही आर्टिस्ट कलाकार हो, उसी को ये काम सौंप दिया जाए। वैसे जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट की दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कह सकते हैं बस्ट और सुंदर, यानी बेस्ट और ब्यूटीफुल। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। कमसीन का मतलब होता है अट्रैक्टिव। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूं वगैरह वगैरह ये नारे याद आते हैं। और ध्यान रहे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे हैं। उन्हीं के दिए हुए 2 नारे हैं, इनको आप लिख सकते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या दिल्ली चलो। ये प्रसिद्ध नारे किसने दिए थे? ये सुभाष चंद्र बोस के ही हैं। स्थानीय प्रयास केवल एक चीज़ की कसर थी कि देखने में खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी जो मूर्ति बनाई गई थी उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, जबकि हम देखते हैं कि नेताजी की जहाँ भी मूर्ति हम देखते हैं उसके ऊपर चश्मा लगा हुआ होता है। तो या तो स्थानीय कलाकार इस बात को भूल गया, या पत्थर का चश्मा नहीं बना पाए, या बनाया भी होगा तो वो टूट गया होगा। इस कारण से हालदार साहब को बड़ा आश्चर्य होता है कि मूर्ति बहुत सुंदर है, मगर आश्चर्य की बात है कि मूर्ति पत्थर की है और उसके ऊपर चश्मा है, वो बिल्कुल ओरिजिनल है। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी उनको देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया! ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उन्होंने देखा कि पत्थर की मूर्ति है और चश्मा है, बिल्कुल रियल है, वास्तविक है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाएगा। कि उन्होंने देखा कोई बात नहीं, मूर्ति कैसी भी है, पर यहाँ के लोगों की देशभक्ति का भाव है, नेताजी के प्रति श्रद्धा है, उन्होंने मूर्ति बनाई है। तो यहाँ मूर्ति से कहीं ज़्यादा भाव, कहीं ज़्यादा मूल्य वहाँ की लोगों की भावनाओं का है। और इस निष्कर्ष पर हालदार साहब पहुँचे। दूसरे दिन जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। और अंतर क्या दिखाई देता है कि मूर्ति तो वही होती है, मगर उस पर लगा हुआ चश्मा है वो बदल जाता है। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौको चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। और यहाँ पर भी एक है कि पहले जब हालदार साहब ने देखा तो कैसा चश्मा था और अब कैसा चश्मा है, और हालदार साहब को इस बात का आश्चर्य क्यों हुआ, आप इसको नोट कर सकते हैं। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहक दुर्दमनीय हो गया, यहाँ पर दुर्दमनीय शब्द को आप देखेंगे, जिसका दमन करना मुश्किल हो जाता। दमन माने दबाना होता है। और हालदार साहब ने देखा कि ये हर बार जब भी मैं आता हूँ मूर्ति पर से चश्मा बदल जाता है, तो इस बात को पूछ लिया जाए। तो वो दबा नहीं सके इस बात को, उनका जो कौतूहल है, जानने की इच्छा थी, वो दुर्दमनीय हो गई। तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? उन्होंने प्रश्न किया कि नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले के मुँह में पान ठूंसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब देखिए, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न पूछा जाता है और आपके प्रश्न अभ्यास में भी है कि पान वाले का रेखा चित्र अपने शब्दों में कीजिए। यानी पान वाला किस प्रकार का व्यक्ति था उसको बारे में लिखना है। तो पान वाला था
ये उसका उत्तर यही है। पान वाला मुँह में पान ठूंसे रहता था, वह एक काला और मोटा व्यक्ति था, खुश मिजाज व्यक्ति था। और जब हालदार साहब उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वो आंखों ही आंखों में हंसता है। उसकी मोटी तोंद थी, वो जब हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी। वो उन्होंने जवाब दिया कि ये कैप्टन करता है। अधूरा सा जवाब था। क्या करता है हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया होगा। गिराक का मतलब होता है कस्टमर, ग्राहक, कि कोई ग्राहक आ गया होगा भाई, इसलिए वो चेंज कर देते हैं। क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला जो है उसकी पक्की दुकान नहीं है, वो एक लकड़ी के डंडे पर अपने चश्मे लगा करके गली गली में घूम घूम करके चश्मा बेचा करता था। और किसी ग्राहक को नेताजी के चेहरे पर लगा हुआ चश्मा यदि पसंद आ गया तो वो ग्राहक उसको ले लेता था और कैप्टन उन चश्मे को बेच देता था। फिर नेताजी से वो माफ़ी मांगते और माफ़ी मांग करके उनके चेहरे पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो पान वाला उनको समझाता है कि शायद कोई ग्राहक आ गया होगा, इस कारण से ये चश्मा बदल गया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ से समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत करने का मतलब होता है उसको पीड़ा पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार दरकार का मतलब आवश्यकता होती तो मूर्ति पर लगा चश्मा उतार करके वे ग्राहक को दे देते। चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देते थे। ये भी देखिए कि वो चश्मे वाला कैप्टन जो है वो नेताजी के चेहरे पर से जब चश्मे उतारता था तो माफ़ी मांगता था। उन्हें बुरा लगता था, पर क्या करें, ग्राहक आ गया, बेचना पड़ेगा। और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब एक प्रश्न का उत्तर है, ध्यान दें। नेताजी के का ओरिजिनल चश्मा कहाँ चला गया, या नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं था? कहानी के आधार पर इसका उत्तर दीजिए। तो उस कहानी में हमने क्या पढ़ा है, तो इसका कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर अंदाज ये है कि शायद बनाने वाला जो कारीगर है, जो इसका मूर्तिकार है, या तो भूल गए होंगे, या बनाते वक्त टूट गया होगा, या पत्थर में पारदर्शिता न आने के कारण से बनाया नहीं होगा। यही कारण हो सकते हैं। पान वाला दूसरा पान मुँह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक नीचे मुड़कर उसने नीचे पीक थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया होगा। एक कत्था पान में लगाया जाता है, जिससे जब पान खाते हैं और जो चेहरा लाल हो जाता है खाने के बाद में, तो कत्थे की वजह से होता है। ठीक है, तो कत्था जो होता है, चूना और कत्था, ये पान के अंदर लगाए जाते हैं। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी ये जो बात बता रहा था, पान वाले को तो इस बात में मज़ा आ रहा था, पर ये बात हालदार साहब को द्रवित करने वाली थी। उनको ये बात ठीक नहीं लग रही थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, और मूर्ति के नीचे जो भी कारीगर जिस मूर्ति को बनाता है अपना नाम लिख देता है, तो उन्होंने लिखा मास्टर मोतीलाल, और मास्टर मोतीलाल ने ही ये मूर्ति बनाई थी। छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा। और मोतीलाल जी वहीं कस्बे के हाई स्कूल के एक ड्राइंग टीचर हैं, ड्राइंग के अध्यापक हैं। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा। बना भी दी होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शिता, ये यहाँ पर टिक करना है कि पत्थर में पारदर्शिता कहते हैं ट्रांसपेरेटिव, यानी आर पार नहीं देखा जा सकता, कांच वाली नहीं होती है उसमें, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा।
बनाने के चक्कर में वो टूट गया होगा। यानी कोई ना कोई ऐसा कारण था कि मास्टर नेताजी के चश्मे पर मूर्ति नहीं लगा पाए। हालदार साहब को ये बात कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए, ख्याल माने विचार, ख्वाब का मतलब सपना होता है। खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? यानी पान वाला जो पान बनाता था उसके पास में फिर आया। हवलदार साहब उसके पैसे दिए और फिर पूछा कि पूछ लो भाई, ये कैप्टन, इसका नाम बार बार कैप्टन ले, ये कैप्टन जो है ये नेताजी के कोई साथी हैं क्या, या कोई फौज में रहे हैं? तो इसी सवाल को फिर पूछते हैं उनसे। पान वाला नया पान खा रहा था, अपने हाथ में मुँह में अपने मुँह को से हाथ को 1.5 इंच दूर रोक करके उसने कहा। हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है अपने लास्ट में कि वो लंगड़ा क्या जाएगा, पागल है पागल। यहाँ पर एक देशभक्त व्यक्ति की मजाक उड़ाई जा रही है। वो उनसे मजाक है कि वो पागल है, वो काहे का है, उसको तो लोग बस यूं ही कह देते हैं, कैप्टन वैप्टन कुछ नहीं, न वो फौज में गया कभी और नहीं वो सुभाष चंद्र बोस के कोई साथी रहे हैं। पागल है पागल। मुड़कर देखा, अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, फिर सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा, एक हाथ में एक छोटी संदूक, दूसरे हाथ में एक बांस पर टके बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। हवलदार साहब का अगला प्रश्न ये था कि भाई ये न फौज में रहा है, न सुभाष का चंद्र बोस के साथी हैं, फिर इसको लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। ये आश्चर्य वाली बात थी, वो सोच रहे थे। तो हम इसका उत्तर इसमें नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि उसकी देशभक्ति के कारण से, सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा है, राष्ट्र के प्रति विशेष भक्ति होने के कारण से लोग उन्हें कैप्टन कहना शुरू कर देते हैं, उनका नाम कैप्टन पड़ जाता है। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे के से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतूहल और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी 2 साल तक हवलदार साहब क्या देखते हैं कि अपने कंपनी के काम से हर महीने में वो 2 बार आया करते थे और हर बार वो चौराहे पर रुकते, पान खाते, मूर्ति को देखते और मूर्ति पर एक परिवर्तन वो हमेशा देखते थे कि मूर्ति वही है, पर हर बार उनका चश्मा बदल जाता था। कभी काला, कभी लाल, कभी दूसरे रंग का चश्मा होता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। एक दिन क्या होता है कि वो आते हैं तो पान की दुकान भी बंद है, आसपास की चौराहा जहाँ 4 रास्ते आपस में मिलते हैं उस जगह को चौराहा कहते हैं, और कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी। तो जब दुकान नहीं खुली है तो हवलदार साहब उस दिन शायद निकल गए होंगे। अगली बार जब वो आए तो उनके प्रश्न ज़रूर दिमाग में रहा कि आज न कोई दुकान खुली है, नेताजी जो हैं वो भी अब बिना चश्मे के ही हैं, क्या बात है, किससे पूछें। अगली बार क्या है, वो 15 दिन बाद में आते हैं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुका करके अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब
कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे दिए, चुपचाप जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली यानी बीच की जगह में सुभाष की जो जहाँ पर प्रतिमा है अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी अब की बार जब वो आ रहे हैं तो हवलदार साहब ने मन में निश्चित कर लिया कि अब मूर्ति जो है वो बिना चश्मे की होगी और वो उनको ठीक नहीं लग रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि अब हम ना तो चौराहे पर रुकेंगे और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे, क्योंकि हवलदार साहब के मन में, हृदय में देशभक्ति का भाव था और वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना उनको ठीक नहीं लग रहा था। तो ड्राइवर से कहा कि अब पान नहीं खाएंगे, कहीं और खा लेंगे, गाड़ी को रोकना नहीं है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उनके ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। यानी उनके सामने जाकर के मूर्ति के सामने सल्यूट मार करके खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं इतनी सी बात पर कि उनकी आंखें भर आई। और यहाँ पर हवलदार साहब की आंखें भरने का कारण यह है कि हवलदार साहब तो ये सोच रहे थे कि शायद अब मास्टर साहब जो है वो चश्मा बनाना भूल गए, कैप्टन मर गया, अब शायद और किसी व्यक्तियों के मन में, किसी लोगों के बीच में देशभक्ति का भाव नहीं है, इस कमी की ओर शायद किसी का ध्यान नहीं है, तो ये मूर्ति अब ऐसे ही रहेगी। पर इस बात को उनके मन में बहुत प्रसन्नता होती है कि बच्चे के द्वारा बनाया हुआ एक सरकंडे का चश्मा नेताजी के चेहरे पर है। तो इस बात का भी प्रतीक है कि हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है उसमें भी देशभक्ति के भाव हैं। अब उनके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।